हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल गुरु वाले पर। आज हम पढ़ेंगे BECS 184 आंकड़ों का विश्लेषण। अभी ये जो हमारा जो बुक है और जिसके पास BAECH में जिसके पास ये सब्जेक्ट है, ठीक है, उनके लिए मैं बता दूं, आपको इसके लिए बहुत अच्छे से आनी चाहिए स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी बहुत अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। उसमें मोस्टली क्वेश्चंस वही वाले रिपीट होते हैं BECS 184 में, जिसमें अगर जो आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है, अगर स्टैटिस्टिक्स बहुत अच्छे से पढ़ी है, जानते हो उसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो ये आपका बहुत अच्छे से सब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है जी। तो चलो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारी क्लास में हम आज क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये जान लेते हैं। यहाँ पर जानेंगे आंकड़ों का विश्लेषण करना है, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए आंकड़े क्या हैं। उसके बाद प्राथमिक और द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, इनके बीच हम वर्सेस खेलेंगे। और उसके बाद कार्य क्षेत्र को आयोजित करने के कुछ चरण हैं, बहुत सारे नहीं, अलग अलग चरण हैं, उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। फिर है यहाँ पर परिणामवादी आंकड़े और गुणवादी आंकड़ों के बीच के अंतर जानेंगे, ठीक है जी। उसके बाद पढ़ेंगे केस स्टडी और उसके बाद यहाँ पर पढ़ेंगे हम नॉन सैम्पलिंग एरर, गैर प्रतिचयन त्रुटि, ठीक है। ये वही वाले आपके क्वेश्चंस हैं जो कि रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, आंकड़े क्या होते हैं? आंकड़े संख्यात्मक या फिर गुणात्मक जानकारी होते हैं। यहाँ तो हमें यहाँ पर जैसे कि इसका एग्जांपल ले लेते हैं। एक स्कूल में 10 बच्चे हैं और उन 10 बच्चों के हम क्या देख रहे हैं, या तो हम उनका वेट नाप रहे हैं, ठीक है, वेट मेजर कर रहे हैं, तो वो क्या आ जाएगी, हमारे पास संख्यात्मक आ जाएगी। एक एवरेज हमने निकाल लिया, ठीक है, उन सभी के वेट के अकॉर्डिंग सबका वेट मेजर किया और एक हमने क्या निकाल लिया, उसमें से एक एवरेज निकाल लिया, तो संख्यात्मक आंकड़ा मिल गया हमें, ठीक है। या फिर गुणात्मक, लाइक कौन मोटा है, कौन छोटा है, कौन लंबा है, कोई ऐसे करके हमने क्या कर दिया, उसमें गुणात्मक, हम जिसमें गुण देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, तो कोई सा भी हो सकता है आंकड़ा, या तो संख्यात्मक हो या फिर गुणात्मक हो, ठीक है। अब ये क्या बताता है, जो किसी विशेष अध्ययन, शोध या फिर विश्लेषण के लिए एकत्र किए जाते हैं। मैंने भी एग्जाम्पल कौन सा लिया था, वही 10 स्टूडेंट्स वाला, कि हमने उनकी वेट मेज़र करना है या फिर एग्जाम्पल के लिए हाइट मेज़र करनी है। या फिर एक और एग्जाम्पल नया लेते हैं, हमारे पास मान लो एक गार्डन है और उस गार्डन में क्या है, बहुत सारे प्लांट्स हैं, तो उन प्लांट्स की हाइट हम मेज़र कर रहे हैं, ठीक है। या फिर वो कौन कौन से या फिर इतना ही कह लेते हैं कि जो प्लांट्स हैं उनकी हाइट मेजर कर रहे हैं। तो क्या हम यहाँ पर विश्लेषण कर रहे हैं, अध्ययन करना चाहते हैं किसके बारे में, कि जो हमारे पास प्लांट्स हैं उनकी क्या हाइट है। तो ये हमारे क्या हो गए, आंकड़े ही होते हैं। जब हम आंकड़ों को एकत्र करके, इकट्ठा करके उनका विश्लेषण करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है, आंकड़ा कहलाता है। अब ये 2 प्रकार के होते हैं, कौन से, पहला होता है प्राथमिक और दूसरा होता है हमारा द्वितीयक, ठीक है। चलो तो कौन से होते हैं ये पढ़ लेते हैं। वे आंकड़े जो शोधकर्ता द्वारा स्वयं एकत्र किए जाते हैं। मेरा गार्डन है, मैं प्लांट को मेजर कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पर कौन कहलाई, मैं कहलाई शोधकर्ता, ठीक है। और मैंने खुद ही सभी प्लांट्स का क्या किया है, उनकी हाइट को मेजर किया है और सारे आंकड़े एकत्रित किए हैं। तो जो पहला व्यक्ति होगा, जो सबसे पहले हम कह सकते हैं शोधकर्ता बनता है, उसके द्वारा जितने भी आंकड़े एकत्रित किए जाते हैं वही आंकड़े कहलाते हैं हमारे प्राथमिक आंकड़े, ठीक है। अब इसमें क्या क्या हो सकता है, सीधा हम यहाँ पर सर्वे कर लेंगे, साक्षात्कार कर लेंगे, हम बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं जो कि हम कह सकते हैं वही चीज़ें हम करेंगे यहाँ पर प्राथमिक आंकड़ों में जो हमारे पूरे विश्लेषण के लिए उपयोगी होती है। उद्देश्य क्या होता है, विशेष शोध उद्देश्य के लिए एकत्र किए जाना। लाइक हम सेंसस कर रहे हैं, तो सेंसस में क्या होता है, हर 10 साल में हम कहते हैं सेंसस होती है, ठीक है, पॉपुलेशन गिनी जाती है। तो ये क्या हो गया, हमारा एक शोध उद्देश्य हो गया ना, हम यहाँ पर देखना चाहते हैं कि कितना हम कह सकते हैं कि पॉपुलेशन है, तो एक इम्पॉर्टेंट उद्देश्य हो गया, ठीक है। और यहाँ पर विश्वसनीयता की बात कर लेते हैं, अधिक विश्वसनीय होते हैं क्योंकि इन्हें शोधकर्ता स्वयं एकत्रित करता है, यानी कि यहाँ पर गलती होने के चांसेस
ना के बराबर होते हैं, क्योंकि खुद जाकर के जो व्यक्ति विश्लेषण करेगा वही जाकर के उन सभी पर पूरे पे वर्क कर रहा है, सर्वे वो कर रहा है, क्वेश्चंस वो कर रहा है, ठीक है। हर तरीके से जैसे भी वो आंकड़ों को एकत्रित कर रहा है वो सिर्फ और सिर्फ कौन करेगा, एक ही व्यक्ति करेगा जो उस पर विश्लेषण करेगा, इसलिए ये विश्वसनीय होते हैं, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है, किसी शहर में बेरोजगारी पर सीधा सर्वेक्षण करना। किसी भी शहर में बेरोजगारी बहुत ज़्यादा क्यों है, क्यों बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, तो उसका सर्वेक्षण करना। ये एग्जाम्पल हो गया हमारी प्राथमिक आंकड़े का, ठीक है, समझ में आया। चलो अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं द्वितीयक आंकड़े। ये क्या होते हैं? ये वो आंकड़े होते हैं जो पहले से ही उपलब्ध हैं। मैंने किसी शहर में जाकर के बेरोजगारी का सीधा सर्वेक्षण किया, आंकड़े इकट्ठा कर लिए, यही आंकड़े अब कोई व्यक्ति आकर के दोबारा से यूज कर रहा है, ठीक है, वो हमारे क्या कहलाते हैं? द्वितीयक आंकड़े कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने बेरोजगारी पर पूरा का पूरा ये कह दो कि मैंने आर्टिकल बनाया, पूरा विश्लेषण दे दिया, और किस पे दे दिया, मैंने जितने भी हम इंटरनेट पे मैंने डाल दिया, न्यूज़पेपर में मैंने डाल दिया, न्यूज़ में आ गया, सोशल मीडिया पर आ गया, ठीक है। अब कोई व्यक्ति फिर से उस पर क्या करेगा, उसको एकत्रित करके फिर से विश्लेषण करना चाहता है, तो वो बुक को यूज़ कर सकता है, रिपोर्ट्स को यूज़ कर सकता है, जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं उन्हें यूज़ कर सकता है। इंटरनेट जैसे बहुत सारे स्रोत हैं जिनसे कि हम द्वितीयक आंकड़े को, मतलब जहाँ पर द्वितीयक आंकड़े क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, और उन्हें यूज़ करके क्या कर सकते हैं, विश्लेषण कर सकते हैं, ठीक है जी। और क्या है, ये कम विश्वसनीय है क्योंकि इनका स्रोत पहले से ही था। अब टाइम टू टाइम चीज़ें चेंज होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि जो पहले हो वो आज के समय भी होगा या फिर आने वाले समय भी होगा, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे प्राथमिक आंकड़े और ये होते हैं द्वितीयक आंकड़े। होप सो आपको समझ आया होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब यहाँ पर है हमारे पास कार्य क्षेत्र को आयोजित करने के लिए विभिन्न चरण होते हैं। जैसा कि सबसे पहले हम यहाँ पर प्लानिंग करेंगे, फिर डेटा को कलेक्ट करेंगे एंड देन उसको ऑर्गेनाइज करेंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं, यानी कि विश्लेषण करेंगे एंड देन पूरी की पूरी एक रिपोर्ट तैयार कर देते हैं। फॉर इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले सकते हैं कि हमें एक ट्रिप पर जाना है, ठीक है, तो ट्रिप पर जाने के लिए प्लानिंग करेंगे, ठीक है, कपड़े लेकर के आएंगे, जो जो चीज़ें चाहिए उसका कलेक्शन करेंगे, फिर उन्हें ऑर्गेनाइज करके पैकिंग करेंगे, ठीक है। पैकिंग करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, एनालाइज करेंगे। एनालाइज मतलब जो हमने पैकिंग वगैरह करी है, क्या सब कुछ ठीक से रख लिया है, एक बार दोबारा से उसे चेक करना, ये सब करते हैं एंड देन उसके बाद हम अपने ट्रिप के लिए निकल जाते हैं। यही तो होता है, ठीक है। यही है यहाँ पर हम जब आंकड़ों को एकत्रित करके विश्लेषण करना चाहते हैं, तो ये वाले स्टेप्स हैं। यानी कि सबसे पहले अध्ययन का उद्देश्य पता होना चाहिए आपको कि क्यों आप इन्हें आंकड़ों को इकट्ठा कर करके क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। अपना बजट चेक करो, आपके पास कौन से ऐसे संसाधन हैं जिनका यूज करके आप क्या कर सकते हो, डेटा जो भी हमारे पास आंकड़े हैं उसको विश्लेषण कर सकते हो। जितने भी संसाधन हैं उन सभी को क्या करना है, आपने एकत्रित करना, निर्धारित करना है। फिर डेटा कलेक्शन, उसके बाद चाहे प्राथमिक हो या फिर द्वितीयक आंकड़े हो, उसके द्वारा अपने आंकड़ों को क्या करना है, इकट्ठा कीजिए, ठीक है। डेटा संगठन, अब उन डेटा को क्या करना है, आपने ऑर्गेनाइज करना है, यानी कि सारणीबद्ध लिखना है, सीरीज वाइज लिखना है, लाइक 1 2 3 4। तो ऐसे ही आपने जो आपके आंकड़े हैं, जो भी आपने किसी भी टॉपिक पर जो भी आपने आंकड़े क्या किए, इकट्ठे किए, उसे सीरीज वाइज लिखो। फिर उसके बाद एनालाइज करो, सांख्यिकीय विश्लेषण करो, ठीक है। सीधा क्या निकालना है, उसके बाद निष्कर्ष निकालना है। जैसे सिंपल सा था हमारा बेरोजगारी वाला एग्जाम्पल कि बेरोजगारी पे आपने क्या किया, अपने संसाधन इकट्ठे किए, डेटा को कलेक्ट किया एंड देन उसको ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद आपने उसे एनालाइज किया, यानी कि किसको यूज़ किया, स्टैटिस्टिक्स को यूज़ किया। स्टैटिस्टिक्स यूज़ करने के बाद आपने निष्कर्ष निकाला कि हाँ, इस शहर में एक्चुअल में बहुत ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है, आपका निष्कर्ष निकल गया। अब इसे क्या करना है, बस रिपोर्ट के लिए दे दो कि हाँ एक्चुअल में अब ये लोगों को पता होना चाहिए कि इस देश में इतनी ज़्यादा इस शहर में इतनी ज़्यादा बेरोजगारी है, ठीक है जी, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं हम क्वांटिटेटिव डेटा वर्सेस क्वालिटेटिव डेटा, ठीक है, परिणामवादी और गुणवादी आंकड़े कैसे होते हैं, ठीक है।
जैसे कि हमारे पास यहाँ पर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहले एग्जाम्पल के जरिए यहाँ पर हम समझते हैं क्या है हमारे पास परिणामवादी यानी कि क्वांटिटेटिव। अब हम क्वांटिटी पे बात करेंगे, क्वालिटी को भी फिलहाल के लिए भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ किस पे बात कर रहे हैं, क्वांटिटी पे। ठीक है, हमने किसी व्यक्ति की ऊंचाई, बहुत सारे व्यक्ति हैं या फिर एक ही व्यक्ति है, ठीक है, जिसकी हाइट कितनी है 170 सेंटीमीटर है, उसका वजन 65 किलोग्राम है और उसकी आयु, उसकी एज कितनी है 25 ग्राम है। किसी व्यक्ति की हमने क्या बता दी, क्वांटिटी बता दी, उसका वेट इतना है, उसकी हाइट इतनी है, उसकी एज इतनी है। क्वांटिटी में बात करी, क्वालिटी पे बात नहीं करी। वही होते हैं हमारे क्वांटिटेटिव या फिर परिणामवादी आंकड़े। संख्यात्मक रूप, यहाँ पर डिजिट आ रही है 170, 65, 25, ये सब क्या आ रहा है, संख्यात्मक है। ठीक है जी, संख्याओं में होते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रेशो निकाल सकते हैं या फिर अंतराल स्तर पर ये आधारित होते हैं। और इन्हें निकालेंगे कैसे, जब हमें मान लो फॉर एग्जांपल के लिए क्वांटिटी निकालनी है, परिणामवादी आंकड़े निकालने, तो हम कौन से फॉर्मूले या फिर कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, मीन निकालना हमने सीखा है, मीडियन निकालना हमने सीखा है, उसके बाद यहाँ पर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखा है, एसडी करना सीखा है। 107 की क्लास देखना, इंग्लिश मीडियम में पढ़ी हुई है, यूट्यूब पे जा कर के प्लेलिस्ट में, ठीक है, वहाँ पर मैंने एसडी निकालना सिखाया हुआ है। ठीक है, उसको देखना। और अगर आपको हिंदी मीडियम में चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करना। ठीक है, चलो अब यहाँ पर है गुणवादी आंकड़े, क्वालिटेटिव डेटा पे बात कर लेते हैं। ऐसे आंकड़े जो वर्णनात्मक होते हैं, यानी कि हम यहाँ पर किसी भी व्यक्ति को या फिर किसी भी व्यक्ति के बारे में संख्यात्मक रूप से नहीं बता रहे, सिर्फ और सिर्फ क्या बता रहे हैं, उसकी क्वालिटी बताते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई भी व्यक्ति है जिसका पसंदीदा रंग क्या है, नीला है, लाल है, या फिर हम यहाँ पर उसकी राय जान रहे हैं या फिर उसको राय दे रहे हैं, वो क्या हो गई, हमारी क्वालिटी हो गई। और यहाँ पर हम क्या करते हैं, कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं, परसेंटेज को या फिर मोड को, मोड निकालना हमने सीखा हुआ है। और यहाँ पर हम श्रेणीकरण, ठीक है, ऐसे मेथड्स को यूज़ करते हैं क्या निकालने के लिए, गुणवादी आंकड़े निकालने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर इन्हें हमने, जो हमारे गुणवादी आंकड़े हैं, इन्हें सारांशित करने के कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है, वो क्या है, पहली है हमारी आवर्ती, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, बार चार्ट और पाई चार्ट, शब्द बादल या फिर वर्ड क्लाउड। ये क्या होते हैं, इनके बारे में जान लेते हैं। ठीक है, विभिन्न श्रेणियों में डेटा को विभाजित करके उनकी गणना की जाती है। जैसे कि हमारे पास एक सर्वे हुआ जिसमें 50 लोग भाग लेते हैं, एक सर्वे में 50 लोगों ने पार्टिसिपेट किया, जिनमें से 20 लोग संतोषजनक रहे, 15 लोग क्या रहे, औसत रहे, और 15 लोग असंतोषजनक उत्तर देते हैं। यानी कि एक एग्जाम्पल इसके लिए हमारे पास क्या है, 2 गेम्स है, एक क्या है हमारे पास हॉकी है और एक क्या है हमारे पास क्रिकेट है। ठीक है, हमारे पास क्या है, 50 लोगों की पूरी टीम है, इस पर सर्वे कर रहे हैं, जिसमें से 20 लोगों ने कहा कि उन्हें हॉकी पसंद है, 15 लोगों को दोनों चीज़ें पसंद है। ठीक है, और बाकी के 15 लोग क्रिकेट पसंद करते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझ में आया? ठीक है, अब यहाँ पर बात कर लेते हैं बार चार्ट और पाई चार्ट। बार चार्ट हमने सीखा हुआ है, पाई चार्ट हमने सीखा हुआ है, 11th-12th में किया है, इवन पाई चार्ट भी हमने किया हुआ है, कैसे बनाया जाता है। ठीक है, क्या होता है, गुणवादी आंकड़ों को दृश्य रूप में प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कि अब हम यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, दृश्य यानी कि चित्र का यूज़ करेंगे। ठीक है, बार हमारे कुछ ऐसे होते हैं, ठीक है, और इनके अलग अलग तरीके भी होते हैं। ठीक है, बार कई तरह के हमारे डायग्राम बनते हैं। ठीक है, और हमारा पाई चार्ट कैसा होता है, वो ऐसे सर्कल में होता है जिसमें हम परसेंटेज वगैरह बांट देते हैं, और ये बचपन से हमने किया हुआ है ना। चलो अब यहाँ पर बात कर लेते हैं वर्ड क्लाउड की। वर्ड क्लाउड क्या होता है, सीधा सीधा सा सामान्य शब्दों में वर्ड क्लाउड को सीधा सा चित्रात्मक रूप में, यानी कि हम यहाँ पर भी क्या बनाने वाले हैं, ड्राइंग बनाने वाले हैं, और उसके ज़रिए क्या समझाएंगे, अपना जो हमारे गुणवादी आंकड़े हैं उनके बारे में बताएंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल ले लेते हैं। सोशल मीडिया पर ग्राहकों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण करने के लिए फीडबैक शब्द बादल का उपयोग किया जाता है ना।
यही तो है सोशल मीडिया पर जितने भी कंज्यूमर्स हैं, ठीक है, अगर हम मान लें कि हमें उनके फीडबैक जाने, कोई भी एक अमेज़ॉन ऐप है और उस अमेज़ॉन ऐप पर उसने एक सामान बेचा और अब वो उस पर क्या जानना चाहता है, कस्टमर्स के फीडबैक जानना चाहता है। तो वो फीडबैक करके क्या आ जाता है, एक बादल बन के आ जाता है, एक शब्द बन के आ गया ना, वही होता है हमारा शब्द बादल, ठीक है। अब उस पर कस्टमर्स क्या कर सकते हैं, अपने व्यूज़ दे सकते हैं कि उन्हें जो भी उन्होंने प्रोडक्ट खरीदा है उसको लेकर के वो संतुष्ट हैं या फिर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं यहाँ पर केस स्टडी के बारे में। केस स्टडी ये मान के चलो कि एक्चुअल में हुई है कभी, ठीक है, या फिर हम उस पर अध्ययन कर रहे हैं कि ऐसा होने वाला है, या फिर मार्केट में मान लो कि मार्केट में छुपी हुई चीज़ें हैं वो, जिसके बारे में हम केस स्टडी कर रहे हैं और वो चीज़ बाहर निकल के आएगी, ठीक है, वही होती है हमारी केस स्टडी। केस स्टडी एक गुणात्मक शोध है, यानी कि क्वालिटी पे बात करती है। सबसे पहली बात तो ये, ठीक है, किसी घटना, किसी स्थिति, किसी व्यक्ति या फिर समूह का अध्ययन करने में हमारी मदद करती है क्या, केस स्टडी। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी घटना, कल परसों मान लो फॉर एग्जांपल के लिए एक एक्सीडेंट हुआ, उस एक्सीडेंट पे जितने भी हमारे ये रिपोर्टर्स वगैरह होते हैं उस पर पूरी की पूरी केस स्टडी बना देंगे एंड देन क्या कर देंगे, शो कर देंगे कि ऐसे हुई, पूरी इकट्ठी करते हैं ना, सारी की सारी जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है उस केस, उस एक्सीडेंट से रिलेटेड, उसको पूरा को कलेक्ट करते हैं एंड देन शो करते हैं, वही होती है हमारी केस स्टडी, ठीक है। इसका उद्देश्य उस घटना से संबंधित विस्तृत जानकारी इकट्ठा करना और उसकी व्यापक समझ विकसित करना होता है। केस स्टडी वही होती है, सारी इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करना और शो करना, ठीक है, सीधा सीधा सा बता देना, वही होती है। अब मुख्य विशेषताएं क्या है, वास्तविक जीवन की परिस्थितियों का विश्लेषण में मदद करती है कौन, केस स्टडी। गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों डेटा का उपयोग किया जाएगा। समस्या समाधान की प्रक्रिया में भी सहायक होती है। फिर विस्तृत विवरण और संदर्भ आधारित अध्ययन किया जाता है किसमें, केस स्टडी, ठीक है। जैसे कि हम यहाँ पर एग्जाम्पल ले लेते हैं, किसी विद्यालय में छात्रों की शैक्षणिक प्रगति का अध्ययन, के कोई भी स्कूल है जिसमें हम बच्चों पर क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, पूरी केस स्टडी पढ़ रहे हैं कि यहाँ पर स्कूल में कैसी पढ़ाई होती है, या फिर जो बच्चे हैं, ठीक है, उनके पास कितनी एजुकेशन है, कितने नॉलेजेबल वो व्यक्ति, वो जो स्टूडेंट्स हैं कितने नॉलेजेबल है, कितनी एबिलिटी, कितनी कैपेसिटी है उनकी, ठीक है। ये क्या हो गई हमारी केस स्टडी, ठीक है, समझ में आई। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ओके, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं केस स्टडी और सक्रिय भागीदारी पूर्ण शोध के बारे में, ठीक है। फिर नेक्स्ट बढ़ते हैं फटाफट से एंड देन क्लास को ओवर करते हैं। केस स्टडी के बारे में तो हम सब कुछ पढ़ चुके हैं, अभी हमने पढ़ा, अब देन यहाँ पर पढ़ लेते हैं ये क्या होता है हमारा सक्रिय भागीदारी पूर्ण शोध, ठीक है। शोधकर्ता स्वयं अध्ययन करेगा, ठीक है, और जो भी इंफॉर्मेशन लेगा वो उसमें पूरा का पूरा शामिल होता है, ठीक है, प्रत्यक्ष रूप से भाग लेता है, या फिर आप कह लो कि यहाँ पर कोई भी जो भी जिस पर भी अध्ययन किया जा रहा है, जो व्यक्ति अध्ययन कर रहा है वो शोध करता है, शोधकर्ता खुद उस इंसिडेंट के पास जाएगा, ठीक है, एंड देन सब कुछ क्या करेगा, विश्लेषण करेगा, सारे के सारे जो भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी सबूत है, खुद इकट्ठे करता है। यहाँ पर क्या होता है, भागीदारी होती है, अनुभव होता है और अवलोकन के माध्यम से डेटा को क्या किया जाता है, संग्रह किया जाता है, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल है यहाँ पर समझ लेते हैं, किसी समुदाय में विकास कार्यक्रम लागू करके उसका प्रभाव देखना। किसी भी समुदाय में उसने विकास कार्यक्रम लागू किया और अब वो उसका क्या देखना चाहता है, प्रभाव देखना चाहता है कि लोगों पर उस क्या कहते हैं यहाँ पर कार्यक्रम लागू किया गया है, उसका प्रभाव कैसा पड़ा है लोगों में, ठीक है। अब लोग यहाँ पर उनके लोगों की प्रतिक्रिया कैसी होगी इस कार्यक्रम का सुन के, ठीक है जी, समझ में आया। केस स्टडी पढ़ ली थी, अब हमने ये भी पढ़ लिया है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। ओके, अब है यहाँ पर गैर प्रतिचयन त्रुटि। ये क्या होती हैं, ये वो त्रुटियां होती हैं जो आंकड़ों के संग्रह, परस्करण, विश्लेषण या फिर व्याख्या के दौरान उत्पन्न होती है, ठीक है। ये त्रुटियां नमूना लेने की प्रक्रिया से संबंधित नहीं होती, बल्कि डेटा एकत्रण की विधियों, उत्तरदाताओं की प्रतिक्रिया, मापन उपकरणों
या फिर शोधकर्ताओं की गलतियों के कारण होती है, वही हमारी कहलाती है गैर प्रतिचयन त्रुटि। यानी कि एक जो शोधकर्ता है, मान लो वो क्या कर रहा है, एक केस स्टडी बना रहा है, एक केस पर वर्क कर रहा है, ठीक है, वहां से डेटा वगैरह इकट्ठा करेगा, ठीक है, वही सेम चीज़ है, क्या करेगा, प्लानिंग करेगा, डेटा को ऑर्गेनाइज करेगा, कलेक्ट करेगा, एनालाइज करेगा और रिपोर्ट में देगा। इन्हीं 5 पॉइंट्स के बीच में उस व्यक्ति से जो भी गलतियां होती हैं, उन्हीं गलतियों को हम यहाँ पर कहते हैं गैर प्रतिचयन त्रुटि। ठीक है जी, समझ में आई, समझ में आया ये क्या होता है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं विवरण और उसके उदाहरण क्या क्या है हमारे पास। मेजरमेंट एरर पढ़ लेते हैं, यानी कि मापन त्रुटियां, प्रतिभागी पक्षपात, डेटा परस्करण, और उसके बाद चयन त्रुटि, और उसके बाद उत्तरदाता अनुपस्थिति। ठीक है, जिसे हम नॉन रिस्पॉन्स एरर कहते हैं। क्या क्या होते हैं? मेजरमेंट एरर, गलत डेटा संग्रह विधि, यानी कि हमने डेटा को अलग मेथड से यूज़ किया है, यानी कि जो हमारे पास डेटा था उसे किसी दूसरे मेथड को भी यूज़ करके कलेक्ट किया जा सकता था, बट हमने क्या कर लिया, गलत अपना मेथड यूज़ करा, जिस कारण क्या आएगी, कमी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर पढ़ लेते हैं प्रतिभागी पक्षपात, जब उत्तरदाता जानबूझकर या अनजाने में गलत जानकारी देता है। जानबूझकर दे रहा है या फिर जाने अनजाने में गलतियां हो जाती है, उसे पता नहीं है, या फिर उसे पता है कुछ बातें वो छुपाना चाहता है, तो गलतियां हो जाती हैं। उन गलतियों को हम यहाँ पर कहते हैं क्या, प्रतिभागी पक्षपात। उसके बाद डाटा परस्करण, ये क्या होता है, जब डेटा को दर्ज करने, ठीक है, ट्रांसक्राइब करने या विश्लेषण करने में गलती होती है। सीधा सा है, डेटा को हम लिख रहे हैं, लाइक ये गलतियां हमसे भी होती हैं जब हम काउंटिंग लिख रहे हैं, ठीक है, किसी भी डेटा की, या फिर बहुत सारे नंबर्स हैं हमारे पास, उन नंबर को हमें किसी कॉपी पेन में लिखना है, या फिर हम जब काउंटिंग लिखते हैं ना 1 to 10 तक, उसमें भी बीच में गड़बड़ी हो जाती है, 5 के बाद 6 आता है, लेकिन 7 लिख देते हैं, और यहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। ये वही होता है हमारा क्या, डेटा परस्करण त्रुटि। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर सिलेक्शन बायस, यानी कि चयन त्रुटि। ये क्या होती है, जब नमूने का चयन सही तरीके से नहीं किया जाता। हमने अपने जो भी हमारे पास डेटा है, जिसे भी हम कलेक्ट कर रहे हैं, उसका चयन ही हमने गलत तरीके से किया हुआ है, तो वो होता है चयन त्रुटि। ठीक है, उसके बाद क्या है यहाँ पर, जब कुछ उत्तरदाता उत्तर नहीं देते जिससे डेटा अधूरा रह जाता है। यानी कि यहाँ पर आ जाओ, फिर से वही चीज़ कि जब उत्तरदाता जानबूझकर गलत बोल रहा है, ठीक है, या फिर जाने अनजाने में उसने कोई भी गलती करी है, तो उसे भी हम क्या कहते हैं, उत्तरदाता अनुपस्थिति एरर। समझ में आया क्या? चलो आज की क्लास में इतना ही रखते हैं। होप सो आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू, बाय बाय।